नमस्कार, दीप जीएस फाउंडेशन में आपका स्वागत है। और आज हम कॉन्सेप्ट टॉक सीरीज में एफआईआर संबंधित जानकारी, उसके मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। अक्सर देखा यह जाता है कि पुलिस जो हमारी सुरक्षा के लिए तैनात है देश में, अक्सर जो लोग जानकारी के अभाव में रहते हैं या जिनके पास एफआईआर से या पुलिस से संबंधित जानकारी नहीं होती है, तो वो जिनके ऊपर अपराध होता है वो लगातार शोषण का शिकार होते हैं। अपने अपराधों के खिलाफ, अपने शोषण के खिलाफ कभी वो आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। और अक्सर तो ये भी देखा गया है कि वो पुलिस को देखकर ही उल्टा डरते हैं और पुलिस उनसे पूछताछ करती है इस डर से बचने के लिए, इसलिए वो एफआईआर नहीं लिखा पाते हैं। या फिर वो जो उनको एक अपराध से लड़ने के लिए जो शक्ति मिली है संविधान और कानून के द्वारा, उसका वो उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हम लोग जनता को और समाज को जागरूक करने के लिए एक नई सीरीज चला रहे हैं कॉन्सेप्ट टॉक, जिसमें आपको जरूरी सूचनाओं से और जरूरी जानकारियों से आपको अवगत कराया जाएगा, जिससे आप एक जागरूक और एक जिम्मेदार नागरिक बने। इसी विषय की कड़ी में हम लोग अगला टॉपिक लाए हैं एफआईआर, जिससे संबंधित इससे जितनी भी समस्याएं, मुद्दे और जानकारियां हैं, तथ्य हैं, वो आपके सामने रखेंगे। तो एफआईआर जो है, जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जिसको हिंदी में प्राथमिक कहते हैं, प्राथमिकी हिंदी में। अब देखिए इसका मतलब क्या है। देखिए, सीआरपीसी और इंडियन पेनल कोड, इन दोनों में कहीं भी एफआईआर को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन पुलिस नियम के तहत सीआरपीसी के पुलिस नियम में धारा 154 में जो अपराध की और शिकायत की प्रथम जानकारी है, उसी को ही एफआईआर माना जाता है। तो आप ये समझ गए कानूनी रूप कि अगर कोई भी शिकायत है, शिकायत के तथ्यों की पुष्टि करने के बाद जो सूचना का दस्तावेज तैयार करता है पुलिस अधिकारी द्वारा या फिर पुलिस प्रभारी द्वारा, उसी को एफआईआर कहते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। असल में एफआईआर जो है बाध्य बनाता है पुलिस अधिकारी या कर्मचारी को कि घटना से संबंधित रिपोर्ट की वो जांच करे, अपराधी को पकड़े, उससे संबंधित वैज्ञानिक साक्ष्य और जो गवाह हैं उनसे संबंधित पूछताछ करे। तो एफआईआर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एफआईआर में हम अन्य टॉपिकों को समझेंगे, जैसे कि एफआईआर जो है लिखित या मौखिक रूप, दोनों रूप से दिया जा सकता है। लेकिन एफआईआर अगर कोई मौखिक दे रहा है तो मौखिक से संबंधित कोई व्यक्ति या महिला बोलेगी तो उससे संबंधित वो अधिकारी या कर्मचारी उसको रिटर्न करेगा, उस एफआईआर को रिटर्न करने के बाद उसके नीचे उस व्यक्ति का या उस मुखबिर का हस्ताक्षर होता है, जो लिखित में होता है या फिर जो मौखिक में दिया जाता है। तो ये तो आप समझ गए एफआईआर के बारे में। अब अगर हम समझेंगे कि एफआईआर और एनसीआर में अंतर क्या है। देखिए, पहली चीज तो जो एफआईआर होता है वो कॉग्निजेबल जो ऑफेंस होते हैं उनके बारे में। पहले तो अपराध समझिए कि अपराध दो तरीके के होते हैं। जैसे कि जो अपराध होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। पहला होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, दूसरा होता है नॉन कॉग्निजेबल। इसमें अगर हम ये देखेंगे, इसको हम कहते हैं संज्ञेय अपराध, इसमें कहते हैं गैर संज्ञेय अपराध। देखिए, संज्ञेय अपराध में जैसे कि हत्या, चोरी, मर्डर, बलात्कार, मारपीट, ऐसे जो अपराध होते हैं वो संज्ञेय अपराध होते हैं। जैसे कि कोई किसी के ऊपर एसिड फेंक दिया, बलात्कार हो गया, चोरी हो गई, मारपीट हो गया, किडनैपिंग हो गया, ठीक है। तो इन सब के जो होते हैं वो जैसे कि 307, 302, 376 ये सब जो होते हैं कॉग्निबल ऑफेंस होते हैं। तो इनसे संबंधित जो अपराध होते हैं उसमें होता है दर्ज एफआईआर।
अब आपको समझ में आया कि एफआईआर किसे कहते हैं, कि जैसे कि ये सब जो घटनाएं होती है, मारपीट, हत्या या फिर इस प्रकार के होते हैं। अब देखिए, अब नॉन कॉग्निबल ऑफेंस क्या होते हैं, गैर संज्ञेय अपराध। जैसे कि मान लीजिए कोविड के टाइम में तमाम प्रोटोकॉल लाए गए, नियम कानून बनाया गया और लोगों के द्वारा उसको तोड़ा भी गया, तो ऐसे अपराध जो बहुत कठोर, जिसके अंदर नहीं आते हैं, उसको कहते हैं नॉन कॉग्निबल, गैर संज्ञेय अपराध। अब देखिए इन सब चीजों में, इन दोनों में अंतर देखिए। जो कॉग्निबल ऑफेंस होते हैं, जिसके तहत एफआईआर दर्ज होता है, इस परिस्थिति में जो प्रभारी होता है, जो थाना अध्यक्ष होता है, जो एफआईआर से संबंधित जांच करता है, उसमें वो अपराधी को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार रखता है और वो जांच प्रक्रिया बिना न्यायालय या बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के कर सकता है। लेकिन जो नॉन कॉग्निबल ऑफेंस होते हैं, गैर संज्ञेय अपराध होते हैं, इसमें जो होता है बिना न्यायालय के परमिशन या फिर बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन से थाना अध्यक्ष या थाना प्रभारी कोई भी जांच या फिर कोई भी गिरफ्तारी नहीं कर सकता है। इसमें आप देख सकते हैं कि कोई छोटा मोटा चीट हो गया या फ्रॉड हो गया, या फिर आप किसी जैसे कि मान लीजिए कोई यातायात का नियम है, ठीक है, यातायात का नियम है या फिर कोई प्रोटोकॉल वगैरह आप इसको तोड़ते हैं, तो इसमें आ जाता है नॉन कॉग्निबल रिपोर्ट। या तो मान लीजिए कोई छोटा मोटा आपको कोई धमकी दिया है, मतलब ऐसा नॉर्मली धमकाया है छोटा मोटा, तो इसमें ये हो जाता है। तो जो नॉन कॉग्निबल ऑफेंस होते हैं, जो इस प्रकार के अपराध होते हैं, इनसे संबंधित जो आप सूचना देते हैं, घटना के बारे में तथ्यों को जो आप बताते हैं, उसको कहते हैं एनसीआर, उनको कहते हैं एनसीआर, नॉन कॉग्निबल रिपोर्ट। और जो इनसे संबंधित अपराध होते हैं उनको कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो ये आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार से अपराधों को किस प्रकार से एनसीआर में बांटा जाता है, किस प्रकार से एफआईआर में बांटा जाता है। अब आते हैं हम यहाँ पे जीरो एफआईआर। आपने सुना होगा कि जीरो एफआईआर क्या होता है, अब इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, जीरो एफआईआर महिलाओं के लिए सबसे बढ़िया है, बहुत अच्छा। निर्भया कांड के बाद इसको लाया गया जीरो एफआईआर को। देखिए, अक्सर आप मूवी वगैरह में देखते होंगे या फिर अपने अगल बगल देखते होंगे, दो चार 5 साल पहले की ये घटना है कि जब भी कोई अपराध होता था, तो अपराध से संबंधित जो पीड़ित व्यक्ति है, अगर वो थाने पे पहुंचता था, तो थाना का जो मुखिया होता था, थाना अध्यक्ष होता था या प्रभारी जो होता था, कभी कभी ऐसा होता था कि वो एफआईआर लिखने के लिए मना करता था। मना करने का पहला कारण क्या होता था? पहला कारण ये होता था कि ये हमारे क्षेत्र अधिकार में नहीं है, क्षेत्र अधिकार में नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कोई घटना बिहार में घटित हो गया और आप उसका एफआईआर उत्तर प्रदेश क्षेत्र में करा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश क्षेत्र में करा रहे थे, तो वो थाना अध्यक्ष ये करके मना कर देता था कि बिहार का ये केस है, आप बिहार में ही रजिस्टर करें। ऐसे में क्या होता था कि जो पीड़ित होता था वो थाने तक पहुंच नहीं पाता था, क्योंकि अक्सर बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बहुत से बाहुबली मंत्री या फिर जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो पूरी थाना खरीद लेते हैं, पूरी पुलिस सिस्टम बिक जाती है इसमें। तो ऐसे में क्या है कि एफआईआर रजिस्टर्ड ही नहीं होता है। तो सोचिए कितनी दयनीय स्थिति होती होगी उस परिवार का या फिर उस शोषित व्यक्ति का कि जिसके साथ इस प्रकार का घटना घटित होता होगा। तो इस समस्या से निदान पाने के लिए जीरो एफआईआर नाम का कॉन्सेप्ट लाया गया। अब इसको समझिए है क्या। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ, मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ दिल्ली में कोई घटना घटित होता है, ठीक है, दिल्ली में कोई घटना घटित होता है। अब वो व्यक्ति रहने वाला है यूपी के लखनऊ का, ठीक है, ये बेचारा बहुत कमजोर व्यक्ति है और जहां पे इसके साथ घटना घटित हुआ, जो अपराधी था वो बहुत बाहुबल है, बहुत ताकतवर है, मे भी इसको मार सकता है, हत्या कर सकता है, फिर जो भी समस्याएं हैं। अब ये व्यक्ति इसके साथ दिल्ली में घटना घटित हुआ, तो वो व्यक्ति अगर लखनऊ में आ जाता है तो वो लखनऊ में एफआईआर रजिस्टर्ड करा सकता है। दिल्ली में घटना घटित हुआ, एफआईआर लखनऊ में रजिस्टर करा सकता है। तो जो लखनऊ में एफआईआर रजिस्टर्ड होगा तो इस एफआईआर को ट्रांसफर कर दिया जाएगा दिल्ली थाने में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो जब
ट्रांसफर कर दिया जाता है तो इसी को कहते हैं जीरो एफआईआर। बिना सीरियल नंबर के एफआईआर रजिस्टर कर दे दिया जाता है जीरो सीरियल नंबर से, इसी को कहते हैं जीरो एफआईआर। कि अब क्षेत्राधिकार की समस्या खत्म होती है। अब कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी भी समय एफआईआर दर्ज करा सकता है और उस एफआईआर से संबंधित सूचना, तथ्य और जानकारी जहां पे घटना घटित हुआ है वो संबंधित थाना वहां पे ट्रांसफर कर देती है। तो ये होता है। इसका देखिए सबसे बढ़िया लाभ यहाँ आजकल की बहुओं और बेटियों को मिल रहा है। जैसे कि दहेज से संबंधित जितने भी विवाद होते हैं, अक्सर ये देखा जाता है कि महिलाएं बेचारी आवाज तो उठाना चाहती हैं, लेकिन कहीं कहीं उनके ससुराल पक्ष का इतना दबाव होता है या फिर वो इस प्रकार से बाहुबल टाइप के होते हैं, तो जिससे उनका एफआईआर वगैरह रजिस्टर नहीं होता है। तो ऐसे में माँ बाप को भी बड़ी समस्याएं होती है कि बताइए हमारी इतनी बिटिया का शादी कहाँ कर दी है, अब वहाँ पे जाकर वहाँ पे घटना घटित हुआ तो वहाँ पे एफआईआर दर्ज कराएंगे तो उनका ही एरिया है, हमको भी परेशानी होगी। तो ये देखिए इसका सबसे बढ़िया लाभ है कि अगर किसी लड़की को कोई प्रॉब्लम होगा अपने ससुराल पक्ष में या फिर कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, तो वो लड़की अपने मायके आ सकती है, अपने घर आ सकती है, वहां से एफआईआर दर्ज करा सकती है। तो वो एफआईआर संबंधित थाना पे जिस क्षेत्र में वो घटना घटित हुआ है या फिर जिस क्षेत्र से वो बिलोंग करती है जहां पे घटना घटित हुआ, वहां के थाना, नजदीकी थाना में वो ट्रांसफर हो जाएगा जहां से वहां जांच होगा। तो जब एफआईआर रजिस्टर्ड होता है तो उसका एक सीरियल नंबर होता है, लेकिन इस स्थिति में उसका सीरियल नंबर जीरो होगा, तो इसी को कहते हैं जीरो एफआईआर। तो आप समझ में आए कि जीरो एफआईआर का मतलब क्या होता है। और ये निर्भया कांड 2012 के बाद से शुरुआत किया गया है, क्योंकि निर्भया कांड में अक्सर यही देखा गया था कि निर्भया कांड में जांच थोड़ी लेट हुई। उसका सबसे बड़ा कारण था कि जो नजदीकी थाने थे वो अक्सर सीमा विवाद के कारण फंसे हुए थे, इसलिए ये समस्या उत्पन्न हुआ। तो ये आप समझ गए जीरो एफआईआर। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जिस आरोपी के अगेंस्ट आप एफआईआर लिखाने जा रहे हैं या फिर जिसके खिलाफ आप ये एफआईआर से संबंधित जानकारियां देने जा रहे हैं वो काफी बाहुबल होता है, काफी वर्चस्वशील व्यक्ति होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो व्यक्ति इतना प्रभावी होता है कि पुलिस की पूरी व्यवस्थाएं विफल हो जाती है। वो प्रभारी को, थाना अध्यक्ष को इस प्रकार से अपने वर्चस्व का या प्रभाव का इस्तेमाल करता है कि आपकी एफआईआर दर्ज ही नहीं की जाती है। ऐसे में बड़ी समस्या होती है कि किया तो क्या जाए। तो अगर मान लीजिए, अगर आप ये हेडिंग बना सकते हैं कि यदि आपको इनकार किया जाता है एफआईआर रजिस्टर करने से, एफआईआर रजिस्टर करने से कोई इनकार करता है तो एफआईआर रजिस्टर करने से इनकार करता है तो आपके पास क्या क्या अधिकार है। देखिए आपके पास अधिकार क्या क्या है। देखिए इसमें आपके जो अधिकार हैं सीआरपीसी की धारा 154(3) के तहत, देखिए सीआरपीसी की धारा 154(3) के तहत अगर कोई थाना प्रभारी या थाना अध्यक्ष आपका एफआईआर दर्ज नहीं करता है तो आप अपने उस थाना से संबंधित नजदीकी जो थाना है वहां के डीसीपी को इसकी सूचना आप दे सकते हैं। डीसीपी की सूचना दे सकते हैं। अगर डीसीपी, देखिए अगर वो डीसीपी को सूचना दे सकते हैं, डीसीपी को अगर ये संतुष्ट होता है कि वाकई में कोई घटना घटित हुआ है और घटना से संबंधित जो तथ्य और सूचना आप दे रहे हैं वो सत्य है, तो वो जांच के आदेश दे सकता है। ये डीसीपी कर सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि भाई डीसीपी साहब भी बिक गए हो, ये भी हो सकता है कि डीसीपी भी बिक गए हैं, तो ऐसे में क्या होता है आपको न्यायालय में भी ये अधिकार है कि न्यायालय में जाकर अपनी आवाज उठा सके। देखिए न्यायालय ही एक संस्था बची है जो आज के समय में लोगों को न्याय की उम्मीद देती है। क्योंकि आप अक्सर देखते हैं कि जब भी किसी दो व्यक्ति में जब कोई लड़ाई होती है तो एक व्यक्ति अक्सर ये बोलता है कि चलो हम आपको कोर्ट में देख लेंगे, न्यायालय में देख लेंगे। तो ये कोर्ट और न्यायालय में देखने का मतलब यही होता ना कि उसका विश्वास है पिछले 50 सालों से 100 सालों से कि जब कहीं उसको न्याय नहीं मिलता है तो न्यायालय में न्याय मिलता है। तो ऐसे में सीआरपीसी की धारा, देखिए सीआरपीसी की धारा 156 के तहत, सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत न्यायालय में आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं
कि भैया हमारा एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा है। हमने थाना प्रभारी को भी बोला, थाना अध्यक्ष को भी बोला, वहां के डीसीपी को भी बोला और सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत न्यायालय आपका एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे सकता है। ठीक है, एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे सकता है। अब देखिए, अगर मान लीजिए एफआईआर दर्ज हो जाए फिर क्या होता है, आगे की प्रक्रियाएं क्या होती है एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद। देखिए, एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद जो है, जो पुलिस है वो बाध्य हो जाती है। बाध्य हो जाती है, किसके लिए बाध्य हो जाती है? बाध्य हो जाती है जांच के लिए। वैज्ञानिक साक्ष्य जो होते हैं, यानी कि वैज्ञानिक साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए, ठीक है, गवाहों का बयान लेने के लिए, पीड़ित का बयान लेने के लिए, साक्ष्य और सबूत इकट्ठा करने के लिए बाध्य हो जाती है पुलिस। यानी कि पुलिस को अब इसमें आगे कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, वो छुपा नहीं सकती है इसको। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो जाता है, अब अगर जांच से संबंधित, अगर जांच में अगर उस घटना से संबंधित जो आरोपी है और आरोप है यदि सत्य पाए जाते हैं, तो जो पुलिस प्रभारी होता है वो चार्जशीट दायर करता है। चार्जशीट दायर करता है। चार्जशीट में आरोप, घटना, घटना स्थल, पीड़ित, आरोपी, गवाह, साक्ष्य और सबूतों का विवरण होता है। आप समझ गए चार्जशीट मतलब क्या होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आरोप सत्य नहीं पाए गए, अब अगर आरोप सत्य नहीं पाए गए हैं तो एक फाइनल रिपोर्ट जो है बनाया जाता है। फाइनल रिपोर्ट न्यायालय में जमा होता है। न्यायालय में रिपोर्ट जमा होता है। उसके बाद जो है इसी फाइनल रिपोर्ट के आधार में एक कैंसिलेशन रिपोर्ट दर्ज की जाती है। उसके बाद जो एफआईआर होता है उसको रद्द कर दिया जाता है। तो ये तो हो गया आपका प्रक्रिया। उसके बाद कभी कभी आप देखते हैं कैसे न्यूज़पेपर वगैरह में देखते हैं कि फला व्यक्ति ने घटना से संबंधित अज्ञात लोगों पे एफआईआर दर्ज करवाया। आप ये सूचना देखने को मिलता है, आपके न्यूज़पेपर में मिलता है, अक्सर आप देखते हैं। तो अगर इससे संबंधित कोई जांच होता है और आरोपी अज्ञात है मान लीजिए, या फिर कोई सूचना या तथ्य कोई ऐसा नहीं है, तो इससे संबंधित एक रिपोर्ट दर्ज की जाती है। बाद में पुलिस अधीक्षक पुलिस के द्वारा इसको कहते हैं कि अनट्रेस्ड रिपोर्ट। ये अज्ञात व्यक्तियों के लिए होता है या फिर ऐसी घटना जिससे संबंधित साक्ष्य और सबूत हमारे पास नहीं होते हैं। अगर मान लीजिए एफआईआर में आप ये आरोपी सिद्ध हो गया कि भाई ये आरोपी है, तो आरोपियों को भी तो कुछ अधिकार होते होंगे। तो देखिए, अगर आरोपी अगर सिद्ध हो गया है तो उनको गिरफ्तारी के कुछ नियम होते हैं। तो गिरफ्तारी के कुछ नियम देखिए, क्योंकि जो हमारे संविधान निर्माता थे उनको ये भी डर था कि अक्सर ऐसा हो सकता है कि जो राज्य है या फिर जो मंत्री है, जो फिर यहाँ का मुखिया होगा, वो अपने शक्तियों का प्रयोग करके, पुलिस का प्रयोग करके आपके मूल अधिकार का उल्लंघन कर सकता है,
या फिर वो अपनी मनमानी कर सकता है। तो फंडामेंटल राइट में आपको ये राइट दिया गया, अधिकार दिया गया है, संविधान के मूल अधिकार में अधिकार दिया गया है कि आपका गिरफ्तारी किन परिस्थितियों में कैसे हो सकती है, और फिर आपकी गिरफ्तारी होती है तो आपके पास अधिकार क्या है। तो पहला यह है कि आपकी अगर गिरफ्तारी कोई हो रही है तो आपको है, संविधान में आर्टिकल 20 आता है, आर्टिकल 22 आता है, जिसमें गिरफ्तारी से संबंधित प्रावधान है। जैसे कि आपको अपने अपराध जानने का अधिकार है कि भैया हमारा जो हमको आप गिरफ्तार कर रहे हो तो किस अपराध के तहत गिरफ्तार कर रहे हो। उसके बाद 24 घंटा के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, ठीक है। इस 24 घंटा में आपका छुट्टी और ट्रेवलिंग यानी कि जो यात्रा का समय है वो ऐड नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये आप देखेंगे। उसके बाद आपको अपना रुचि का वकील रखने का अधिकार है, जिस वकील को आप रखना चाहते हैं। उसके अलावा सीआरपीसी की धारा 50A के तहत, सीआरपीसी की धारा 50A के तहत पुलिस को ये बताया गया है कि आपको जिस अपराधी को आप गिरफ्तार कर रहे हैं उससे नजदीकी रिश्तेदार को आप सूचित करेंगे कि आप फला व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं, इन अपराधों के तहत गिरफ्तार कर रहे हैं। तो ये आपका अधिकार। लेकिन यदि आप महिला हैं, ये तो हो गया सामान्य के लिए। यदि आप महिला हैं तो महिला के लिए सीआरपीसी की धारा 46, सीआरपीसी की धारा 46 के तहत आपको कुछ अधिकार है। जो पहला अधिकार यह है कि कभी भी सूर्यास्त के ये महिलाओं के लिए है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, महिला के लिए सूर्यास्त के पहले और सूर्यास्त के बाद गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। अक्सर आप देखते होंगे कि राजनीतिक दबाव के कारण कभी कभी बहुत बड़ी पुलिस बल जो होती है किसी गांव में घुस जाती है, रात को 1 बजे 2 बजे घुसकर महिलाओं को मारती है, परेशान करती है। तो इस प्रकार की घटनाओं से आप समझ सकते हैं कि आपको क्या अधिकार है कि सीआरपीसी की धारा 46 के तहत सूर्यास्त के पहले सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। इसके अलावा अगर कोई महिला है तो उसको मारा पीटा नहीं जा सकता है, ना ही उसको हथकड़ी पहनाया जा सकता है। और यदि घटना कोई असाधारण है, आरोपी कोई असाधारण है, कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल कोई है, कोई महिला है, तो उसके लिए अगर ये नियम को अगर नहीं मानना है तो उसके लिए मजिस्ट्रेट का लिखित परमिशन होना चाहिए, तभी रात में भी गिरफ्तारी कर सकती है। उसके साथ महिला को बिना महिला, देखिए अगर महिला की गिरफ्तारी हो रही है तो सिर्फ महिला ही करेगी, ठीक। उसके बाद महिला की तलाशी सिर्फ महिला लेगी, पुरुष सिर्फ पूछताछ कर सकता है या फिर उनके मकान का, घर का तलाशी ले सकता है, लेकिन महिला की तलाशी कोई पुलिस नहीं ले सकता है। तो ये तो आपके हो गए। उससे बाद यदि मजिस्ट्रेट की परमिशन के बाद महिला की गिरफ्तारी हो जाती है तो महिला को 24 घंटा के अंदर एक तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, उसके बाद मेडिकल कराना होता है। उसके बाद आपका सीआरपीसी की धारा 76 के तहत कभी भी कोई भी पुलिस वाला 24 घंटे से ज्यादा आपको पुलिस हिरासत में नहीं रख सकता है बिना किसी चार्जशीट, बिना किसी आरोप के सिद्ध होने की। तो ऐसे में आप जान सकते हैं कि अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करके ले जाती है, पकड़ के ले जा सकती है पूछताछ के लिए, तो जानकारी के अभाव में
जानकारी के अभाव में अक्सर ऐसा देखा जाता है, थानों पे इस प्रकार का भ्रष्टाचार देखा जाता है कि जो झुग्गी झोपड़ी में काम करने वाले व्यक्ति होते हैं या फिर जिनके पास शिक्षा का अभाव होता है, संविधान या कानून की जानकारी नहीं होती है, ऐसे में उनको कभी कभी पकड़ लेते हैं, थाने में ले जाकर बैठा देते हैं नॉर्मली पूछताछ के लिए, जो नॉर्मली कभी भी वो कर सकते हैं, उनका अधिकार है। लेकिन वो 24 घंटा से अधिक नहीं रख सकते। ये आपको फंडामेंटल राइट में भी मिला है और आपको सीआरपीसी की धारा 76 में भी मिला है। लेकिन इस परिस्थिति से बचने के लिए जो बेचारे गरीब होते हैं, जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं, सोचते हैं किसी तरीके से इस परेशानी से छूटे और वो बेचारे पैसे जाकर किसी भी तरीके से देते हैं और इस प्रकार का भ्रष्टाचार और शोषण होता है थानों में, जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो आप को ये जानकारी आज इसलिए दिया जा रहा है कि आप इस घटना का शिकार न हो, आप इस प्रकार से शोषण का शिकार न हो, इसलिए आपको ये जानकारी दिया जा रहा है। अब देखिए, अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद आपका आरोप सिद्ध हो जाता है या फिर एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद आप क्या करें। देखिए, अगर एफआईआर दर्ज हो गया है, अगर मान लीजिए एफआईआर दर्ज हो गया है और आपको जानकारी है, अगर एफआईआर दर्ज हो गया है और आपको जानकारी है, तो सबसे पहले एंटीसिपेटरी बिल लीजिए, एंटीसिपेटरी बिल, ठीक है, जिसको कहते हैं हिंदी में अग्रिम जमानत, अग्रिम जमानत। अगर आप ये बिल ले लिए, ठीक है, तो ये आपको पुलिस या कर्मचारी द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आप उसके सामने जाकर घूमिए एंटीसिपेटरी बिल का अग्रिम जमानत कि आपने भाई मजिस्ट्रेट से जमानत ले लिया है और ये आपको सीआरपीसी की धारा 438 के तहत, 438 सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत आपको मिल जाती है। ठीक है, अब ये बताइए, अब दूसरा आपको अगर आरोप सिद्ध हो गया, अपराधी आप हो गए हैं, तो दूसरी प्रक्रिया क्या है? तो दूसरी प्रक्रिया है अंतरिम जमानत। अंतरिम जमानत, अंतरिम जमानत, अंतरिम जमानत आप अपराध जब सिद्ध हो जाता है, आपको चार्जशीट दायर करके आपको जेल भेज दिया जाता है, तो आप न्यायालय से जाकर, वो इसलिए जब सुनवाई लेट हो, जब हियरिंग लेट हो रहा हो, सुनवाई लेट हो रहा है, तो आप जाकर अंतरिम जमानत ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कम समय के लिए मिलता है अंतरिम जमानत, सुनवाई के समय ही मिल जाता है अंतरिम जमानत के मिल जाता है। उसके बाद जो साधारण जमानत होता है, साधारण जमानत होता है, न्यायालय से ही मिलता है साधारण जमानत। किसी भी अपराध सिद्ध के, अपराध जब हो जाता है, सिद्ध हो जाता है भाई इन्होंने अपराध किया है, न्यायालय ने अगर आपको सजा दे दिया है, तो उसके बाद भी जमानत की प्रक्रियाएं होती हैं। तो सीआरपीसी की धारा 437 व 439 के तहत आपको साधारण जमानत मिलता है। तो ये तो हो गया, आपको 3 जमानत हम पढ़ा दिए, पहला अग्रिम जमानत, दूसरा अंतरिम जमानत, तीसरा साधारण जमानत जो न्यायालय से मिलता है, और चौथा जमानत ये देख सकते हैं, अक्सर आप देखते हैं चौथा जमानत जो होता है थाने से होता है। थाने को भी यह अधिकार है कि वो मध्यस्थता कर मामले को टाल दे, या फिर जो छोटे मोटे अपराध हैं जैसे कि गाली गलौज, छोटी मोटी मारपीट, उससे संबंधित एक निश्चित धनराशि जमा करके, थाने में निश्चित धनराशि जमा करके आप थाने से भी जमानत ले सकते हैं। ये हो गया 4 प्रकार की आपको जमानत। आज हम एफआईआर के कॉन्सेप्ट टॉक के सीरीज में आपको एफआईआर के बारे में बताएं, एफआईआर से संबंधित आवश्यक तथ्य बताएं, एफआईआर अगर रजिस्टर्ड न हो तो आपके पास क्या क्या अधिकार है वो बताएं, उसके बाद एफआईआर और एनसीआर में आपको अंतर बताएं, उसके बाद जमानत किस प्रकार से होता है वो बताएं, गिरफ्तारी कैसे होता है वो बताएं। इससे संबंधित हाँ एक चीज और आपको बताते हैं, अभी हाल ही में 2-4 दिन हुआ है, न्यायालय का एक डिसीजन आया है और जो शायद एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ये सही नहीं है। देखेंगे कैसे इसको चीज। अभी एक सुनवाई हो रही थी, उस सुनवाई में ये कहा गया भैया, ये जो याचिका पड़ी थी उसमें यह कहा गया कि जो चार्जशीट दायर करती है, चार्जशीट पुलिस दायर करती है, उसको आरटीआई के दायरे में लाया जाए, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार है। ठीक है, उसको सूचना के अधिकार के दायरे में लाया जाए। तो
कोर्ट ने मना कर दिया। अब कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं, इसको आरटीआई के दायरे में नहीं ला सकते हैं। देखिए, कोर्ट का भी तर्क हम समझ लेते हैं और जो समस्या है उसका तर्क समझ लेते हैं। देखिए, कोर्ट का तर्क ये है कि अगर हम आरटीआई के दायरे में चार्जशीट ला देंगे और चार्जशीट में हमने ये बताया कि आरोपी, आरोप से संबंधित घटना स्थल, घटना, गवाह, साक्ष्य, सबूत, इनसे संबंधित संपूर्ण विवरण होता है चार्जशीट में। तो यदि चार्जशीट जो है अगर पब्लिक डोमेन में पहुंच जाएगी, सार्वजनिक रूप से पहुंच जाएगी, तो जो गवाह होते हैं, जो सबूत होते हैं, उनको, जो गवाह होते हैं उनको मारा पीटा भी जा सकता है, आरोपी को मारा पीटा जा सकता है, धमकाया जा सकता है, ठीक है, निजता का हनन हो सकता है। तो ये तर्क दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन जो समाज है, जो लोग हैं, वो तर्क ये दे रहे हैं कि जब आप जो चार्जशीट दायर होता है उससे संबंधित जब ट्रायल होता है तो ट्रायल में तो जो चार्जशीट की कॉपी होता है सबको मिल जाता है। तो लोग जो आप बता रहे हैं कि ये डर है कि इसके वजह से हम गवाहों को समस्या हो सकती है, तो लगभग ट्रायल में तो वो सारी सूचनाएं सबको पब्लिक डोमेन में तो पहुंच जाती है। तो चार्जशीट को आप राइट टू इंफॉर्मेशन के दायरे में क्यों नहीं लाते हैं? तो देखिए, इनका भी बात सच है, लेकिन अगर सूचना के अधिकार के दायरे में चार्जशीट आ जाती है तो इसका देखिए लाभ क्या होता है। कभी कभी देखिए कुछ ऐसी घटना होती हैं जो मीडिया के पास नहीं पहुंच पाती है या उच्च अधिकारी के पास नहीं पहुंच पाती है। तो अक्सर आप देखते होंगे 2-4 हजार, 10 हजार, 25-50 हजार के लालच में जो थाना प्रभारी होते हैं वो अक्सर जो है उल्टी सीधी रिपोर्ट बना देते हैं और ऐसा रिपोर्ट का लीपापोती करते हैं और इस प्रकार से अपने ही तरीके से साक्ष्य बनाते हैं, अपने तरीके से झूठा गवाह बना लेते हैं पैसे के दबाव में या फिर राजनीतिक दबाव में। तो जिससे क्या है ना कि पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पाता है। तो अगर चार्जशीट जो है इसको सूचना के अधिकार के दायरे में आ जाता है तो बहुत सारी सामाजिक सेवा संस्थाएं होती हैं, बहुत सारे जो ऐसे एडवोकेट होते हैं जो फ्री में सेवा देते हैं, बहुत सारे ऐसे सामाजिक सेवा संस्थाएं हैं जो लोगों को फ्री में अपना वो कानूनी सहायता देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि उनके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके बाद जो चार्जशीट में अगर किसी प्रकार का लीपापोती की गई है, किसी प्रकार का करप्शन का शिकार, छेड़छाड़ किया गया है, तो इससे संबंधित पीड़ित को न्याय मिलने की ज्यादा से ज्यादा उम्मीदें जग जाती है। तो इस प्रकार से न्यायालय को एक बार पुनर्विचार करना चाहिए कि चार्जशीट को भी आरटीआई के दायरे में लाना चाहिए, सूचना के अधिकार के दायरे में लाना चाहिए। तो चलिए हम चार्जशीट और इससे एफआईआर से संबंधित पूरी जानकारी आपको समझें और समझाएं। इससे संबंधित जो है अगर आपके पास कोई और अन्य सूचना है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आपको जानकारी कैसी लगी ये कमेंट कर सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऑफलाइन बैचेस के लिए हमारे जो नंबर है 9616140122, इस पे हम ऑफलाइन बैचेस की पूरी जानकारी आपको देंगे। आपको यूपीएससी और पीसीएस की संपूर्ण तैयारी यहीं से कराई जाएगी। आपको जीएस स्पेशल का एक ऐसा बैच चलाया जाएगा जिसमें आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। हम कोई बाउंडेशन नहीं लगाते हैं। आपके पास, आप हमारे पास आइए, हम आपको फ्री शिक्षा देंगे। थैंक यू वेरी मच।